आप लोग वीडियो देखना शुरू करो उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेंगी। कमेंट्स में आप मुझे और भी मनवा सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें डिटेल में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद। उसका बॉडी कांपने लगा और उसका मुंह सूख गया। प्रेशर बस बहुत ज्यादा था और जो क्रिएचर उसकी आंखों के सामने था वो सच में डेंजरस था। उसकी आंखों में एक बहुत ब्राइट स्कारलेट कलर चमक रहा था। नाइट धीरे धीरे पास आया। यह पक्का डंजन का बॉस क्रिएचर था। वह उस डरावने मॉन्स्टर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। लड़के को पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत थी। फैंटम नाइट ने अपनी स्वॉर्ड को देखा और तेजी से अपना हथियार हिलाया। यकीनन एक अटैक शुरू होने वाला था। पलक झपकते ही लड़के को रिएक्ट करना था, नहीं तो उसकी लड़ाई उम्मीद से बहुत पहले खत्म हो जाएगी। जो डिस्ट्रक्शन हुआ वह पूरी तरह से ओवरवेलमिंग था। बेल थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे अभी भी क्रशिंग ब्लोज से बचना था। अगर उसे उन अटैक्स में से किसी से भी मार लगती तो यह फेटल होता। एक बार फिर क्रिएचर उसकी तरफ मुड़ा, जिससे लड़के को दूर लीप करना पड़ा। यह वह मौका था जिसकी उसे अपनी स्वॉर्ड समन करने के लिए जरूरत थी। एक ओपनिंग देखकर उसने फैंटम नाइट की पीठ पर स्ट्राइक किया, लेकिन उसका आर्मर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंस था। एक बार फिर उसे उस स्टील को तोड़ने में मुश्किल होगी। लड़के के पास सोचने का वक्त नहीं था, उसे अपने डॉजिंग पर ध्यान देना था। उसने वह स्ट्रैटेजी ट्राई करने का फैसला किया जो पहले इफेक्टिव साबित हुई थी, अपना फायर स्पिटर इस्तेमाल करके। यह उसके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी। इस बार वह अटैक को बहुत ज्यादा देर तक चार्ज करेगा, पूरे 5 सेकंड्स तक। उसे अटैक चार्ज करने के लिए अभी भी थोड़ा और वक्त चाहिए था, और जैसे ही वह तैयार हुआ उसने फैंटम नाइट पर फायर किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह जीत के लिए काफी होगा। अटैक क्रिएचर की तरफ जा रहा था और बिना किसी डिफेंस के साफ साफ इंपैक्ट किया। उसे पूरी तरह से हैरान करते हुए इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसने फैंटम नाइट की चेस्ट पर एक अजीब सा मार्किंग देखा। वह मैजिक रेजिस्टेंस सच में फॉर्मिडेबल था। एक बार फिर लड़का खुद को कॉर्नर पाया। वह खुशकिस्मत था कि उसकी एजिलिटी डॉजिंग के लिए काफी थी। बहुत ज्यादा डिफेंस की जरूरत होने की वजह से उसने अपना शील्ड भी इस्तेमाल करने का फैसला किया। इससे वह एक डायरेक्ट अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहा, लेकिन वह डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कांपते हाथों से उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। फैंटम नाइट अपने अटैक पैटर्न को बदल रहा था। इस बार वह ऊपर से आ रहा था और एक फेटल ब्लो देने की तैयारी कर रहा था। बेल को जितनी तेजी से हो सके एक्ट करना था। ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड जमीन से टकराई और अरेना फ्लो को पूरी तरह से तोड़ दिया। उड़ती हुई धूल के बीच वह लड़के को पूरी तरह से देख नहीं पाया। आखिरकार उसने फिर से खुद को दिखाया और भी ज्यादा दूरी बना ली। उसके पास उस आर्मर को पियर्स करने के लिए काफी माना नहीं था, और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि धूल ने उसके दुश्मन को छुपा दिया था। जब तक कि उसने एक ग्लो बनते हुए नहीं देखा, उसके शरीर को एक बैड ओमन महसूस हो रहा था। क्रिएचर ने अपनी स्वॉर्ड उस पर फेंक दी थी। उसे खत्म होने से बचने के लिए अपने शील्ड का प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पड़ा। ब्लेड बहुत दूर रिकोशेटिंग हो गया और लड़के को एहसास हुआ कि अटैक्स खत्म नहीं हुए थे। वह स्ट्राइक सिर्फ एक फीट था। असली खतरा पीछे से आ रहा था। वह कुछ नहीं कर सकता था। ब्रूटल इंपैक्ट से उसका शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। वह क्रिएचर के सामने जमीन पर पड़ा था और अपने दुश्मन की जान से अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने उसका दुख खत्म करने के लिए उसे स्टॉम्प करने की कोशिश की। कमजोर होने के बावजूद बेल एक बार फिर डॉज करने में कामयाब रहा। उसकी ताकत सिर्फ इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसने एलिक्सियर पी लिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह हार गया होता। दिक्कत यह थी कि अब उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं बचा था और क्रिएचर ने अपनी स्वॉर्ड वापस ले ली थी। रिस्क और जीतने की इम्पॉसिबिलिटी का सामना करते हुए उसे गैम्बल करना था। शील्ड उसके पास सबसे भारी वेपन था, जिसने उसे एक इंटरेस्टिंग प्लान दिया। उसने सोचा कि वह विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सही स्पीड पर फेंक सकता है। आखिरकार शील्ड एक ऑफेंसिव वेपन बन गया था। अब वह सबसे पावरफुल प्रोजेक्टाइल था जो उसके पास था। उसकी योजनाएं असफल हो गईं। फैंटम नाइट कुछ ऐसा डॉज करने में कामयाब रहा जिसकी लड़के ने उम्मीद नहीं की थी, और इस बार वह पूरी तरह से अनाम था। उस ब्लेड को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा था। पूरी तरह से कॉर्नर्ड होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह डॉज नहीं कर पाएगा और अब उसे बचाने के लिए कोई शील्ड नहीं था। सर्वाइवल का मौका पाने के लिए उसे ट्रैजेक्टरी को ठीक करने की जरूरत थी। क्रिएचर को चौंकाते हुए शील्ड उसे मारने में कामयाब रहा, जिससे उसे स्वॉर्ड डॉज करने के लिए काफी वक्त मिल गया। इस मौके को पकड़कर लड़का आगे बढ़ा। इस बार वह अपने अटैक का टाइप बदलेगा। अपने हैमर की ताकत के साथ उसे उम्मीद थी कि वह कुछ डैमेज कर पाएगा। फैंटम नाइट जानता था कि वह इंपैक्ट के फोर्स को डॉज नहीं कर पाएगा, और यह डेवास्टेटिंग साबित हुआ। उसके बाद वह क्रिएचर जमीन पर गिर गया और हार गया। उस भयंकर लड़ाई के बाद बेल हाँफ रहा था। शील्ड के साथ उसकी स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की थी, लेकिन यह बहुत हाईली इफेक्टिव साबित हुई थी। अब उसे उस आर्मर के अंदर जो कुछ भी था उसे स्टैप करने की जरूरत थी, लेकिन लड़के ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया था। एक बार फिर नाइट खड़ा था। वह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अनएक्सपेक्टेडली आर्मर प्लेट्स गिरने लगे और क्रिएचर ने अपना असली रूप दिखाया, कुछ ऐसा जो लड़के को अभी तक समझ नहीं आया था। मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड के गार्ड पर मौजूद एक लैच पकड़ने वाला था और उसमें से एक नया वेपन जैसा दिखने वाला निकाल रहा था। यह किसी तरह का लॉक था। उसकी स्वॉर्ड अभी भी म्यान में थी। आखिरकार वह बाहर आ गई थी। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी मौजूद है, और अब उसके पास लड़ने के लिए एक नया दुश्मन था। क्रिएचर ने बहुत स्पीड गेन कर ली थी। बेल उसके अटैक्स का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था और जबरदस्ती वॉल से टकराया जा रहा था। उसके शरीर में जो दर्द उठ रहा था वह एगोनाइजिंग था। जमीन पर गिरते ही उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी और क्रिएचर उसके पास आता रहा। उसकी इंद्रियां लगभग खत्म हो रही थी और डंजन बॉस उसकी जान लेने के लिए तैयार था। बिना ताकत के भी लड़के ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। वह मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। स्लैश उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वह उससे बच गया। वह गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर रहा था। क्रिएचर की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई थी। मॉन्स्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके विक्टिम में कोई ताकत नहीं बची थी। इसी बीच लड़के ने भी लड़ाई में पहली बार अपनी स्वॉर्ड समन की।
वह अपने दुश्मन पर प्रेशर डालने में कामयाब रहा और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोनों ने कई ब्लोज एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। अब दोनों बहुत ज्यादा फास्ट थे और लड़ाई पूरे अरेना में फैल गई थी। आर्मर के बिना मॉन्स्टर असल में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट से अभी भी मजबूत नहीं था। जब वह गॉन्टलेट की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तो उसे भरोसा था कि वह इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लेगा। अब मॉन्स्टर के बॉडी पर मौजूद रंगीन मार्किंग का रंग बदल गया। अब वह ब्राइट रेड ग्लो कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड क्रिएचर के मिराज से गुजरी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी स्वॉर्ड ने कुछ भी नहीं काटा था, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे अटैक से खुद का बचाव करना पड़ा जिसे उसने मुश्किल से देखा था। उस कलर चेंज ने क्रिएचर को और भी ज्यादा फास्ट बना दिया था और इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट पर एक बार फिर प्रेशर था, लेकिन वह अभी हारा नहीं था और उसे जीतने के लिए और ताकत की जरूरत थी। जितनी ज्यादा ताकत उसके शरीर से बह रही थी, सिचुएशन उतनी ही ज्यादा रिस्की होती जा रही थी। ताकत का वह उभार सच में इंटॉक्सिकेटिंग था। उसके दिमाग में एक ग्रोटेस्क फिगर दिखाई दी। गॉन्टलेट कर्सर था। उस ताकत को पाने के लिए उसे अपनी सोल ऑफर करने की जरूरत थी और प्रोटैगनिस्ट उस पैक्ट को करने वाला था। वह रहस्यमय और उसे घेरने लगी, जिससे वह अपना कंट्रोल लूज करने लगा। वह इतनी ताकत का विरोध नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा था। वह एंटिटी ने उसे चेतावनी दी कि उसे सच में अभी ताकत की जरूरत है। उसके दुख की वजह उसकी खुद की ताकत की कमी थी, इसलिए उस पर हमेशा अत्याचार होता रहा और कमजोर होने की वजह से वह अपनी जान गंवा बैठा था। अब तक वह इतना कमजोर होकर थक चुका था। यह उसके लिए ताकत के जरिए जो वह चाहता है उसे लेने का समय था। धीरे धीरे वह खुद पर अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। क्रिएचर ने इसे उसे खत्म करने के एक मौके के तौर पर देखा, लेकिन उसके दुश्मन ने पहले ही अपनी ताकत को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और क्रिएचर की ताकत के बराबर खड़ा हो गया था। उनकी ब्लेड्स फ्लैश होने से पैदा हुई शॉकवेव डेविस्टेटिंग थी। अब उसे सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ा रही थी, डिस्ट्रक्शन की उसकी कभी न खत्म होने वाली चाहत। वह अब जीतना नहीं चाहता था, वह सिर्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता था और क्रिएचर उसकी पहली बाधा होगा और उसके बाद वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। कंट्रोल लूज करने की कगार पर भी लड़के को अपनी बहन की याद आई, जिसने उसे अवेयरनेस की एक चिंगारी दी। बेल अभी भी उस पावरफुल क्रिएचर से लड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अभी यह प्राइस नहीं चुका सकता क्योंकि उसकी एक प्यारी बहन उसका इंतजार कर रही थी। उसकी लड़ाइयों की वजह जान लेना नहीं था, मजबूत होने की उसकी चाहत के पीछे की असली वजह अपनी बहन की प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। इस तरह वह खुद पर कंट्रोल रिगेन करने में कामयाब रहा। यह उस क्रिएचर के लिए उसकी ताकत को यील्ड करने का समय था। ईजस की ताकत सच में फॉर्मिडेबल थी। वह डंजन बॉस को आसानी से पीछे धकेलने में कामयाब रहा। एंटिटी ने उसे लुभाने की कोशिश की। उसे सिर्फ पूछने की जरूरत थी और वह उसे अपनी ताकत दे देगा जब तक कि वह अपनी सोल को पेमेंट के तौर पर देता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़का अभी भी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी अटैक करने का फैसला किया और क्रिएचर भी उसकी तरफ आगे बढ़ा। दोनों ने पावरफुल स्ट्राइक्स तैयार किए और खुद को एक बार फिर तेज कॉम्बैट में शामिल पाया। क्रिएचर ने उसे एक माना अटैक से सरप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड को एक बार फिर पार कर लिया गया। लड़का क्रिएचर को डिसआर्म करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी एक आर्म उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो गई। इससे क्रिएचर के लिए लड़ना जारी रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा और प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार वह ओपनिंग मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। उसने क्रिएचर को दो हिस्सों में काट दिया। आखिरकार ऐसा लगा कि मॉन्स्टर पूरी तरह से सबड्यूड हो गया था। उस लड़ाई का विनर बेल था। अभी भी अपने शरीर में ताकत बहती हुई महसूस कर रहा था। उसने क्रिएचर के रूप को देखा जिसमें कोई जान नहीं बची थी और वह बिखरने लगा। वह चैलेंज खत्म हो गया था और अब वह कर्सेड गॉन्टलेट से छुटकारा पा सकता था। वह दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल था और लड़के ने खुद पर अपना कंट्रोल लगभग खो दिया था। उसे उस गॉन्टलेट का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करने की जरूरत थी। उसके सामने एक चो वायल दिखाई दी। यह वह आइटम था जिसकी वह तलाश कर रहा था, एम्ब्रोसिया। अगर वह उस वायल के अंदर की सामग्री पी लेता तो उसके पास एक लेवल बी पैलेडन जितना माना होगा, जिससे वह अपने डिवाइन आर्मर एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएगा। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह एक बेहतर फ्यूचर चाहता है तो उसे इसे पीना ही होगा। शुरुआत में उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपना माना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए महसूस करना शुरू कर दिया। यह इनक्रेडिबल था। वह तुरंत लेवल बी पर पहुंच गया था। ताकत के बाद दर्द आया। इतना इंटेंस था कि लड़के को लगभग विरोध करने में असमर्थ महसूस हुआ। उसकी छाती में दर्द हो रहा था और उसी समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसकी कमर पर मौजूद म्यान बहुत ज्यादा चमकने लगी। क्या हो रहा था यह जाने बिना वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब वह एक मैजिकल फॉर्मेशन के बीच में पड़ा था। बहुत ज्यादा हैरान होकर वह उठा। उसे नहीं पता था कि यह कौन सी जगह थी। एक आदमी ने उस जगह पर उसका स्वागत किया। वह आखिरकार जाग गया था। वह उसका मेंटर था और उन्हें आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया था। भले ही उसका चेहरा एक हुड के नीचे छिपा हुआ था, लड़का उसने उसे पहचान लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि यह उसका मास्टर था। उस जगह पर दूसरे लोग भी मौजूद थे। एक लड़की ने एक हैमर पकड़ा हुआ था और एक नकाब पहने हुए आदमी के पास गॉन्टलेट था। साथ ही एक नाइट भी था जिसके पास एक स्वॉर्ड थी। उस जगह पर उन सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे ऐसी किसी चीज के बारे में पता चला था। यह सोल्स का डायमेंशन था। अपने डिसाइपल को फिर से देखकर वह आदमी बहुत इमोशनल हो गया था। लड़का भी इस रियूनियन से खुश था। उसके मास्टर का नाम राग था। उसी ने उसे एवलॉन दिया था। वह अचिलस शील्ड का असली बेरर था। अपने मास्टर से इतनी अनएक्सपेक्टेडली मिलना सच में ग्रेटिफाइंग था, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे याद था, क्योंकि वह समय में वापस लौट आया था। मास्टर ने कहा कि वह उस जगह से अपने प्यूपल को देख रहा था। उसने उसकी डेथ और रिइंकार्नेशन देखी थी। यह सुनकर लड़का उस जगह के नेचर के बारे में जानने के लिए इंट्रीग्ड हो गया। वह जगह एवलॉन के अंदर ही मौजूद थी। यह वह जगह थी जहां डिवाइन आर्मामेंट्स को उनके सक्सेसेस की सोल्स के साथ रखा गया था। इस स्टेटमेंट ने लड़के को परप्लेक्स्ड कर दिया। वह जानना चाहता था कि उसके पुराने मास्टर का बॉडी कहां था। उसने जवाब दिया कि उसका बॉडी शायद पहाड़ों में कहीं पर था और रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा था। एवलॉन एक डिवाइन आर्मामेंट था जो अपने बेरर्स की सोल्स से जुड़ जाता था।
इससे समय के साथ ले जाने पर इसके बेयरर का इससे कनेक्शन खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसके बॉडी से जुड़ी हुई थी। लड़के ने तुरंत सोचा कि पास्ट में लौटना उसके आर्मामेंट का काम था, लेकिन मास्टर को इस पर शक था। कम से कम वह नहीं जानता था कि आर्मामेंट ऐसी कोई चीज कर सकता है। लेकिन लड़के को उम्मीद नहीं थी कि उसका मास्टर भी उसे वह जवाब नहीं दे पाएगा। एक बार फिर उसके साथ मिलकर उसके मास्टर ने उससे कहा कि उसने अपनी बहन की प्रोटेक्ट करके बहुत अच्छा काम किया है। उसने इसके लिए उसे कंग्रेचुलेट किया, लेकिन तारीफ सुनकर लड़के को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जानना चाहता था कि वह उसके साथ वहां क्यों था। मास्टर अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करने ही वाला था कि एक सोच चलने लगी। उसने कहा कि उन दोनों को बहुत ज्यादा समय लग रहा था और वह भी बात करना चाहता था। उसका नाम रेवन था, जो फायर स्पिटर को चलाने वाला था। मास्टर ने चेतावनी दी कि उसने अभी तक अपने डिसाइपल से बात खत्म नहीं की है और उस आदमी ने उससे थोड़ा और फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह कोई स्टोन गोलम नहीं था। अपने सामने लड़का बस देखता रहा और कुछ भी नहीं समझ पाया। खुद को सिक्स्थ सक्सेसर से इंट्रोड्यूस करते हुए उसने कहा कि उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। लड़का एक पल के लिए सोच में पड़ गया और जब उसने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह आदमी एक मजाक कर रहा था। वह आदमी बहुत ज्यादा इजी गोइंग था, कुछ ऐसा जो लड़के को समझ नहीं आया। उसकी कंफ्यूजन को देखकर रेवन को यह बहुत मजेदार लगा। उसने कहा कि सिक्स्थ सक्सेसर सच में बहुत नेव था। वह लड़की भी उनके साथ शामिल हो गई। शार्लेट ने कहा कि नया आया हुआ अभी भी अडैप्ट कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह सिर्फ एक हार्मलेस जोक था और पूछा कि क्या हारू उससे सहमत था, लेकिन वह आदमी बहुत ज्यादा शाय था। फोर्थ सक्सेसर होने के अलावा उसने उससे बात न करने के लिए कहा। लड़की जानती थी कि रेवन को दूसरों को चिढ़ाना पसंद था। उसने उससे कहा कि वह इतना परेशान न हो, यह कहते हुए कि इससे उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी और जुर्रियां पड़ जाएंगी। शार्लेट को वह कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। मास्टर ने उनसे लड़ाई बंद करने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उसे आरयूएस का रुख पसंद नहीं आया। जवाब देने से पहले उसे पहले ही कॉमेडियन की हरकतों से निपटना पड़ा। लड़के के लिए अपने मास्टर को इस तरह की सिचुएशन में देखना अजीब था, वह इतना लाइट हार्टेड था। इसने सिर्फ यह दिखाया कि उसके पूर्वज सच में पावरफुल थे। वर्ड वाले आदमी ने उनसे सीधे पॉइंट पर आने के लिए कहा। पहले सक्सेसर एडम ने पुष्टि की कि उस मीटिंग का एक मकसद था। उन्होंने लड़के को उस डायमेंशन में उसे वॉर्न करने के लिए बुलाया था। यह जानकर उसने पूछा कि यह किस बारे में था। सिक्स्थ सक्सेसर को अपने डिवाइन आर्म्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करना सीखना था। इस खबर ने उसे सरप्राइज कर दिया। पूरी तरह से मास्टर किए जाने पर डिवाइन आर्म्स बहुत ज्यादा माना रेडिएट करते थे। अगर वह उन्हें अभी अनलॉक करता है तो यह उसके शरीर के लिए फेटल हो सकता है। इसीलिए उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। इस ताकत को अनलॉक करने के लिए उसे अपने बॉडी के मैच्योर होने का इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन लड़के की अर्जेंट नीड्स थी। उसे लगता था कि वह अब अपनी प्रोग्रेस रोक नहीं सकता। उसे अपनी बहन की प्रोटेक्ट करने के लिए यह सारी ताकत चाहिए। एडम को एहसास हुआ कि लड़का अनवेवरिंग था और अब सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है। उसने फैसला किया कि वह उस लड़के को वहीं पर क्रश कर देगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एडम इतना फास्ट होगा। उसे तुरंत उस अटैक से खुद का बचाव करने की जरूरत थी। तभी उसे एहसास हुआ कि एडम पहले ही उसके पीछे था। लड़के को स्वॉर्ड के पीछे के हिस्से से मारा गया। एडम को उम्मीद थी कि इससे उसे एहसास होगा कि वह अभी भी बहुत इमैच्योर था, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उसके अटैक को ब्लॉक किया जा सकता था। यह देखते हुए उसे अपनी योजनाओं पर फिर से सोचने की जरूरत थी। लड़के की पिछली लड़ाइयों ने उसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिलाई थी। शायद वह तब केपेबल था। उसे पहले स्वॉर्ड मास्टर करने में एबल होना चाहिए। सभी सक्सेसर्स इसका इंतजार कर रहे हैं और लड़का जानना चाहता है कि क्या उसे आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया था। एडम ने इसकी पुष्टि की, अगर वह सिर्फ एक एबिलिटी रखता है तो वह उसे कंट्रोल कर पाएगा। लड़के को कैलिबर और स्वॉर्ड की भी लेवल एबिलिटीज अनलॉक करने की इजाजत देते हुए सही समय आने पर उसे दूसरी एबिलिटीज भी मिलेंगी। लड़के ने चेतावनी दी कि वह उन्हें तुरंत अनलॉक करेगा। एडम को उस छोटे से की कन्विक्शन पसंद आई और कॉमेडियन ने नंबर 6 के लिए लकविश किया। वे सभी उम्मीद करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट अपनी छोटी बहन की प्रोटेक्ट कर पाएगा। यहाँ तक कि शांत और रिजर्व यंग मैन भी। वे शैडोज से लगातार उसे ऑब्जर्व करेंगे। लड़के के लिए अपने बॉडी में वापस लौटने का समय हो गया था। वह डंजन के अंदर उठा। उसे अपने बॉडी में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसे एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है। स्वॉर्ड में मौजूद ताकत पर कॉन्टेम्पलेटिंग करते हुए वह मॉन्स्टर्स को सबजुगेट करने में इसका इस्तेमाल करने के लिए ईगर है। जहां मॉन्स्टर्स थे वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बोट की जरूरत थी और अब वे प्लान जर्नी के बीच में थे। यंग मैन ने चेतावनी दी कि लेवायथन्स जल्द ही दिखाई देने लगेंगे, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार होने का समय हो गया है। उसे नहीं पता था कि वहां हर कोई उस पर अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, यहां तक कि बाबा भी इस प्लॉट में शामिल था। लड़के को उस टास्क के बारे में कुछ चीजें अजीब लगने लगी। एक भी लेवल नाइट को सी लेवल क्रीचर्स एलिमिनेट करने का काम क्यों सौंपा जाएगा या उसे मदद की जरूरत क्यों होगी। यह पक्का है कि कुछ प्लान किया गया होगा। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि सरप्राइज अटैक से मारा जाना एक समस्या होगी, इसलिए उसे किसी भी पल उनसे अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए। उसे बताया गया कि वे और ज्यादा करीब आ रहे थे, फिर भी वह जगह बहुत शांत थी। यंग मैन को देखते हुए उसने देखा कि उसने अपना नाइफ निकाल लिया था। प्रोटैगनिस्ट ने ऑयल को मजबूती से पकड़ा और अपनी आर्म पर एक कट लगाया। उसने चेतावनी दी कि उसे पहले क्रीचर्स अट्रैक्ट करने की जरूरत थी। उसने इसके लिए अपने खून का बेट के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसा कि उसने कहा था, पहले क्रिएचर के आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके साथ कई दूसरे भी दिखाई दिए, जितने की वे उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में। चूंकि वे सी लेवल क्रीचर्स थे, प्रोटैगनिस्ट ने सुझाव दिया कि उन्हें बोट का ध्यान रखने के लिए अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वह लड़के को अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत सस्पिशियस होकर उसने पूछा कि उसके ऐसा करने के क्या कारण थे। आखिरकार अपने मलिशियस साइड को दिखाते हुए उसने ऐलान किया कि लड़का वहां से जिंदा नहीं जा सकता। उसने प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ कॉम्बैट इनिशिएट किया, जिसकी टांग विप से बंधी हुई थी। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह पहले से ही एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज में था। जिसने उसे बांधा था वह उस जगह के बोटमैन में से एक था। फिर उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए अपना हुड हटा दिया। वह आदमी विप को मजबूती से पकड़े रहा। वह स्पेंसर था, जिसे प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानता था। दूसरे यंग मैन ने उससे तुरंत वह करने के लिए कहा जो उन्होंने प्लान किया था।
अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने प्रोटैगनिस्ट को जमीन से ऊपर उठा लिया, उसकी एक टांग जम गई थी। यह कुछ भी सुखद नहीं होगा। फ्रिक को समुद्र में फेंक दिया गया। स्पेंसर ने अभी तक अपना अटैक फिनिश नहीं किया था क्योंकि उसने आइस को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इस तरह लड़के के लिए बोट पर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। फिजिक्स के बुनियादी नियमों को इग्नोर करते हुए आइस डूबने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि इससे वह क्रीचर्स का शिकार बन जाएगा। अब वे काउंट कर सकते हैं कि लड़का लड़ाई में गिर गया है, जिससे मॉन्स्टर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि वह बच न पाए। लड़के को सतह पर वापस आने के लिए तुरंत सांस लेने की जरूरत थी। उसने अपने शील्ड का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। यह अपनी खुद की हवा पैदा करने में केपेबल था, इसलिए यह इम्पॉसिबल नहीं होगा। इम्पॉसिबल यह है कि आइस डूब गया। उसने कुछ हवा पैदा करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शील्ड के अंदरूनी हिस्से का इस्तेमाल करके वह थोड़ी सांस वापस लेने में कामयाब रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों उसे बटवे करने के लिए हाथ मिला लेंगे। वह रेजर के आसपास अलर्ट था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां एक और भी था। बोट के चारों ओर की सतह का एक बड़ा हिस्सा भी जम गया है और यह उसकी अकेली समस्या नहीं है। वहां कई क्रीचर्स हैं जो एक डेडली थ्रेट पैदा कर सकते हैं। प्राथमिकता अपनी टांग की समस्या को हल करना है। शील्ड से वह उस सारी आइस को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। वह आखिरकार कामयाब रहा। उसने खुद को आजाद कर लिया, लेकिन उसकी टखने में चोट लग गई थी। यह तब हुआ होगा जब विप उसकी त्वचा के संपर्क में आया था। क्रीचर्स ने देखा कि उससे खून बह रहा था। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी स्वॉर्ड समन की। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।